किसान आंदोलन का समर्थन करने वाली मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ दिल्ली में दर्ज हुई एफआईआर, भड़काऊ ट्वीट का है आरोप। दिल्ली के उपराज्यपाल को और ताकत देने वाले बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का आरोप, दिल्ली पर पिछले दरवाजे से शासन करना चाहती है बीजेपी। 26 जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले नवरीत सिंह की अंतिम अरदास में शामिल होने रामपुर स्थित गांव पहुंची प्रियंका गांधी। मोदी सरकार पर लगाया किसानों का दर्द न समझने का आरोप। ब्रिटेन की संसद की याचिका समिति भारत में किसानों के प्रदर्शन और प्रेस की आजादी पर चर्चा कराने पर करेगी विचार। इससे जुड़ी ऑनलाइन याचिका पर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने किए हस्ताक्षर। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किसी भी फलते फूलते लोकतंत्र की पहचान। हालांकि मंत्रालय कृषि सुधारों के पक्ष में। कई अमेरिकी सांसदों ने किया भारत के किसान आंदोलन का समर्थन। ट्विटर ने हटाए बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत के 2 ट्वीट। इंटरनेशनल पॉप स्टार रियाना को लिखा था मूर्ख और आंदोलनकारी किसानों को बताया था आतंकवादी। ट्वीट में अभद्र भाषा को लेकर बने नियमों के उल्लंघन का आरोप। किसानों से गाजीपुर बॉर्डर मिलने जा रहे 15 विपक्षी सांसदों को रोका गया। हरसिमरत कौर बोली, लोकतंत्र के लिए काला दिन। चौरी चौरा शताब्दी समारोह का प्रधानमंत्री मोदी ने किया वर्चुअल उद्घाटन। कहा, देश के किसानों को सशक्त बनाने की हो रही है कोशिश। दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस को दी गई बसें वापस मंगाने का डीटीसी को दिया निर्देश। किसान आंदोलन से निपटने के लिए पुलिस बल को अलग अलग जगह भेजने के लिए हो रही थी इस्तेमाल। पहले तो अपने जितने भी प्रेस के साथी हैं उनका शुक्रिया करना चाहूंगा। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जितने भी मेरे जो एक्टिविस्ट साथी हैं और जितने भी लोग हैं जो मेरे साथ खड़े हुए, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि हम लोग रिपोर्टर हैं, आप सब लोग रिपोर्टर हैं। मैं भी आपकी तरह ही कैमरों के पीछे खड़ा होता था किसी की बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए या उसके बयान लेने के लिए। आज मैं इस तरफ खड़ा हूं क्योंकि मुझे मेरे काम करने से रोका गया। और सिर्फ मेरे को ही नहीं रोका गया, मेरे जैसे और भी बतेरे रिपोर्टर हैं जो रूरल इंडिया में रिपोर्ट करते हैं, जिनको रोका जाता है। और उनके साथ उनको जो सबसे मुश्किल काम होता है ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करना, और उसी को ही आज इंडिया में इतना चैलेंजिंग बना दिया पावर ने, और उसको हमेशा डिस्टर्ब करती रहती है। मेरे को भी डिस्टर्ब किया गया, और मेरी तरह ही जो कप्पन सिद्दीकी साहब हैं उनको भी फ्री किया जाए, वो भी पत्रकार हैं। और मेरे जैसे जितने भी रिपोर्टर्स हैं जो अलग अलग जगह पर जो फेस कर रहे हैं, स्टेट का जो रिप्रेशन है उसको फेस कर रहे हैं, उनको फ्री किया जाए। और जो जेल में है उनको फ्री किया जाए। हमारा काम क्या होता है, हम रिपोर्ट करना होता है। मुझे तिहाड़ में भेजा गया तो तिहाड़ से भी मैं एक रिपोर्ट लिख के लेकर आया हूं, और वो आप लोगों के सामने कल मैं जरूर रखूंगा। मैं अपने जो नोट्स हैं, जितने भी जो जर्नलिस्टिक नोट्स हैं, वो मैंने अपने पैरों पे लिखे हैं पेन से। वो उसका रीजन ये था कि मेरे को पैरों पर ही चोट मारी गई थी, तो वो वैसे वही मैंने अपने जर्नलिस्टिक नोट्स लिखे हैं। मुझे मौका मिला वहां पर अंदर जो किसान गिरफ्तार किए गए हैं उनसे बात करने का, उन्हीं की रिपोर्ट ही कल मैं करूंगा। हमारा काम एक्टिविज्म या ये सब एक अलग चीज है, लेकिन रिपोर्ट करना होता है। तो मैं तिहाड़ में था, वहां से भी मैंने रिपोर्ट ही किया है। आई एम रिपोर्टिंग फ्रॉम तिहाड़, ये मैं कल लिखूंगा। बिल्कुल मैंने तिहाड़ से रिपोर्ट की है। सरकार ने मुझे मौका दिया अंदर डाल के, तो ठीक है। मुझे इसको अपनी अपॉर्चुनिटी में बदल लिया कि मुझे मौका मिला जो किसानों को गिरफ्तार किया गया है उनसे बात करने का। दूसरा जो सबसे मुश्किल काम हो चुका है ग्राउंड से रिपोर्ट करने का, उसको हमें आगे लेके जाना है। चाहे कुछ भी हो, हम रिपोर्ट करने से नहीं हटेंगे। और जो पावर हमें जितनी बार दबाएगी उसको हम लगातार उसको जवाब देंगे, और जो भी होगा देखेंगे एक साथ मिलकर इसको। और सबसे मैं एक थैंक यू करना चाहूंगा कोर्ट का, जिन्होंने मुझे पूरा विश्वास है संविधान पर, जो मेरे साथ होगा वो ठीक ही होगा। मैं एक जो नोट्स लिख के लेके आया हूँ अपनी पत्रकारिता के, वो ये लिख के लेके आया हूँ। इसमें मैंने किसानों के नाम है, किसानों के नाम है ये, और जो उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो मैं लिख के लेके आया हूँ। वो इसलिए लिख के लेके आया हूँ ताकि मैं कल रिपोर्ट कर पाऊंगा अपनी। ये मेरे रिपोर्टिंग नोट्स हैं।
किसानों का आंदोलन अब देशव्यापी बनता जा रहा है। आंदोलन अब हरियाणा पंजाब तक ही सीमित नहीं रह गया है। अलग अलग राज्यों में किसान महापंचायतों में इकट्ठा हो रहा है। बुधवार को कई जगहों पर महापंचायत का आयोजन हुआ। हरियाणा के रोहतक, जिंद, उत्तराखंड के रुड़की और उत्तर प्रदेश के मथुरा में महापंचायत बुलाई गई। भारी संख्या में किसान महापंचायतों में जुट रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान संगठन सक्रिय हो गए हैं। अब तक मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर और मथुरा में महापंचायत हुई है, जहां बड़ी तादाद में किसान जुट रहे हैं। महापंचायतों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी जुट रही हैं। उधर जिंद के कडेला गांव में हुए महापंचायत में महिलाओं की भारी तादाद देखी गई। उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुए महापंचायत में राष्ट्रीय लोकदल समेत अन्य राजनीतिक दल भी हिस्सा ले रहे हैं। विपक्षी नेता महापंचायतों में तो हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उन्हें मंच से दूर ही रखा जा रहा है। महापंचायतों में आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति और दिल्ली की सरहदों पर आंदोलन को और मजबूत करने पर चर्चा हो रही है। गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर हुई घटना के बाद किसान आंदोलन ने एक अलग मोड़ लिया है। इस तरह की घटनाओं से किसान आंदोलन को ठेस पहुंचा है। इस घटना के बाद राजस्थान की किसान संगठन किसान महापंचायत और ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। इस घटना के बाद यूपी पुलिस ने रात के अंधेरे में कई घटना स्थलों को खाली भी करा दिया। इस घटना के बाद गाजीपुर बॉर्डर से एक किसान नेता राकेश टिकैत की भावुक अपील ने मानो देश भर के किसानों की आंखें खोल दी हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और हरियाणा में गांव-गांव में किसान सक्रिय हो गए हैं और आंदोलन में अपना योगदान देने दिल्ली की सीमाओं पर पहुंच रहे हैं। नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली का आना लगातार जारी है। बुधवार को उत्तराखंड के रुड़की में हुई किसान महापंचायत में भी भारी तादाद में किसान जुटे। किसान महापंचायत में नेताओं ने आंदोलन को जमीन पर और मजबूत करने और जब तक तीनों कानून वापस ना हो आंदोलन को चलाए रखने का आह्वान किया। मथुरा में हुई किसान महापंचायत में राष्ट्रीय लोकदल के स्थानीय नेता भी शामिल हुए। इस पंचायत में 6 फरवरी को प्रस्तावित देशव्यापी चक्का जाम को कामयाब करने की अपील भी की गई। इतना ही नहीं, महापंचायतों के अलावा गांव-गांव में किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए छोटी पंचायतें भी हो रही हैं, जहां आंदोलन को मजबूत करने पर चर्चा की जा रही है। हरियाणा के जिंद में आयोजित महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सरकार को चेतावनी दी, अभी तो किसानों ने सिर्फ कानून वापसी की बात कही है, अगर किसान गद्दी वापसी की बात पर आ गए तो उनका क्या होगा, इस बात को सरकार को भली भांति सोच लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदर्शन स्थलों पर कीलें, गाड़ी, तार लगवा दिए हैं, ये चीजें किसानों को नहीं रोक पाएंगी। राकेश टिकैत ने कहा, राजा जब डरता है तो किलेबंदी करता है। मोदी सरकार किसानों के डर से किलेबंदी करने में जुटी है। उन्होंने कहा कि अभी सरकार को अक्टूबर तक का वक्त दिया गया है, आगे जैसे भी हालात रहेंगे उसी मुताबिक आंदोलन की रूपरेखा तय होगी। जिंद की महापंचायत में किसानों ने सरकार के सामने 5 प्रस्ताव रखे हैं। इनमें कृषि कानूनों की वापसी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने, किसानों का कर्जा माफ करने और 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर हिंसा के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों और इस दौरान पकड़े गए ट्रैक्टरों को छोड़ने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। नवरीत जी के परिवार के सदस्य, उनका कौम, आसपास से आए हुए सब लोग यहाँ उनकी याद में आए हैं। मुझे अपने अनुभव से मालूम है कि एक शहीद का परिवार उसकी शहादत को कभी भूल नहीं सकता। वो उस शहादत को अपने दिल में रखता है हमेशा के लिए, और उस शहादत से उसके दिल में सिर्फ एक तमन्ना जागती है कि अपने प्यारे की शहादत व्यर्थ ना हो। और मैं जानती हूं कि आप सबके दिल में यही तमन्ना है। नवरीत 25 साल के थे, मेरा बेटा 20 साल का है। आपके भी नौजवान बेटे हैं जो उत्साह में अपनी उत्साह दिखाने के लिए, किसानों के साथ खड़े होने के लिए
वहां चले गए और उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि वो वापस नहीं आए। क्यों गए थे वहां? कोई राजनीतिक साजिश नहीं थी कि वो वहां गए। वो इसलिए गए क्योंकि उनके दिल में दुख था, उनके दिल में किसानों की पीड़ा थी। उनको मालूम था कि जुल्म हो रहा है और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि जुल्म करना पाप है, लेकिन जुल्म को सहना उससे भी बड़ा पाप है। और हो सकता है कि यही सोचते हुए एक नौजवान बच्चा दिल्ली से इतनी दूर से दिब्दिबा से दिल्ली पहुंचा कि हाँ वो भी शामिल होगा, वही उम्मीद रखते हुए कि उसकी सुनवाई होगी, कि सब इकट्ठा होंगे तो सरकार सुनेगी और जो दिल की बात है किसान की उसके लिए सरकार भी दरवाजे खोलेगी और उसकी सुनवाई करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मैं ये कह सकती हूँ कि आज अगर सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है, हाँ ये 3 कानून हैं जिनको सरकार वापस लेना नहीं चाहती और उसको वापस लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है किसानों के साथ, लेकिन इससे बहुत बड़ा जुल्म ये कर रहे हैं जब ये शहीदों को आतंकवादी कहते हैं, जब ये इस किसान के आंदोलन को अपने लिए एक राजनीतिक मतलब साजिश की तरह के देखते हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है, क्योंकि अगर एक नेता देश के किसान, देश के गरीब, हर देशवासी का दर्द नहीं सुन सकता, अगर जब आवाज उठाए तो वो उसको तरह तरह के नाम कहलाए जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहा जाता कि हाँ तुम मेरे साथी हो, मेरे देशवासी हो, तुम्हारे दिल में दर्द है, वो मेरा दर्द है, आओ मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। अगर वो नेता ऐसे नहीं कर सकते तो वो कुछ काम के नहीं रहे। ये मौका नहीं है कि हम राजनीतिक बात करें, लेकिन हम ऐसा जुल्म सह नहीं सकते। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये एक सच्चा आंदोलन है, आपका आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, इस देश के एक एक वासी का आंदोलन है। इसीलिए मैं आज यहाँ आई, क्योंकि मैं इस परिवार को कहना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ इस देश का एक एक देशवासी खड़ा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इस देश के कोने कोने का किसान आपके साथ खड़ा है, हम आपके साथ खड़े हैं। आज मेरे साथ यहाँ आए हुए हजारों कांग्रेस के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता आपके साथ हैं। और मैं सरदार हरदीप सिंह जी को कहना चाहती हूँ कि आपके पोते की शहादत हम व्यर्थ नहीं होने देंगे। यही कहने के लिए मैं यहाँ आई हूँ और मेरी आशा है कि आप सबके मन में भी यही बात है। इस आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक ये 3 काले कानून सरकार वापस नहीं लेगी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी दी फतेह, वाहेगुरु जी दा खालसा। धन्यवाद।
विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का खिताब रखने वाले भारत की डेमोक्रेसी इंडेक्स में रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर 53वें स्थान पर आ गया है। हालांकि भारत अपने पड़ोसी देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने कहा कि सत्ताधारियों के लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछे हटने और नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्रवाई के कारण देश 2019 की तुलना में 2020 में 2 स्थान फिसल गया है। भारत 2019 के लोकतंत्र सूचकांक में 91वें स्थान पर रहा था। भारत को 2019 में 6.9 नंबर मिले थे, जो घटकर अब 6.61 नंबर रह गए हैं। ये इंडेक्स विश्व के 167 देशों में लोकतंत्र की मौजूदा स्थिति की झलक दिखाता है। EIU ने कहा है कि मौजूदा शासन में लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछे हटने के परिणाम स्वरूप भारत को 6.61 नंबर मिले और उसकी वैश्विक रैंकिंग 27वें से गिरकर 53वीं हो गई है। भारत को 2014 में 7.92 नंबर मिले थे, जो उसे अभी तक मिले सबसे ज्यादा नंबर है। डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ शीर्षक वाले EIU के ताज़ा डेमोक्रेसी इंडेक्स में नॉर्वे को शीर्ष स्थान मिला है। इस सूची में आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा शीर्ष 5 देशों में शामिल हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स में 167 देशों में से 23 देशों को पूर्ण लोकतंत्र, 52 देशों को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, 35 देशों को मिश्रित शासन और 57 देशों को सत्तावादी शासन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत को अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम और ब्राजील के साथ त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। EIU की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारतीय नागरिकता की अवधारणा में धार्मिक तत्वों को शामिल किया है और कई आलोचक इसे भारत के धर्मनिरपेक्ष आधार को कमजोर करने वाले कदम के तौर पर देखते हैं। रिपोर्ट में कहा गया, कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के तरीके के कारण 2020 में नागरिक अधिकारों का और दमन हुआ। भारत के पड़ोसियों में से श्रीलंका 68वें, बांग्लादेश 76वें, भूटान 84वें और पाकिस्तान 105वें स्थान पर रहा। श्रीलंका को भी त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान मिश्रित शासन के वर्ग में है। अफगानिस्तान 139वें स्थान पर है और उसे सत्तावादी शासन के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। EIU ने एक बयान में कहा कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र के देश न्यूजीलैंड का 4था स्थान बरकरार है, लेकिन इस क्षेत्र का देश उत्तर कोरिया अंतिम 167वें स्थान पर है। जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान 2019 की तुलना में इस सूची में ऊपर आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया का भी पूर्ण लोकतंत्र का दर्जा बरकरार है। ऑस्ट्रेलिया इस इंडेक्स में 9वें स्थान पर है। एक बार उन देशों पर नजर डालते हैं जो इस लिस्ट में सबसे ऊपर रहे और सबसे नीचे भी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। बिहार सरकार के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी सोशल मीडिया को लेकर एक नया फरमान जारी किया है। अगर सरकार की नज़र में आपकी सोशल मीडिया पोस्ट एंटी नेशनल पाई जाती है तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उत्तराखंड की पुलिस ऐसे लोगों पर नजर रखेगी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कथित तौर पर एंटी नेशनल पोस्ट डालते हैं। इससे पहले बिहार सरकार ने भी सोशल मीडिया की टिप्पणियों को लेकर एक आदेश जारी किया था। साफ है कि अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को सरकारें अब एंटी नेशनल बताकर उनका दमन करना चाहती है। उत्तराखंड के DGP के मुताबिक अगर किसी की सोशल मीडिया पोस्ट एंटी नेशनल पाई गई तो उसके पासपोर्ट का वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा, साथ ही उसे हथियार का लाइसेंस भी नहीं मिल सकेगा। DGP अशोक कुमार ने कहा कि अब तक नियम था कि अगर कोई शख्स सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालता है तो पुलिस पहले उसकी काउंसलिंग करती थी और कहती थी कि आगे भविष्य में वो ऐसा ना करे। अगर कोई गंभीर मामला होता था तो पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती थी, लेकिन अब पुलिस इस बात की भी जांच करेगी कि शख्स सोशल मीडिया पर कोई एंटी नेशनल पोस्ट तो नहीं डाल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स ऐसा करते पाया जाता है तो पुलिस उसके वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं करेगी। पुलिस ये काम तब करेगी जब शख्स पासपोर्ट या किसी हथियार के लिए आवेदन देगा।
उत्तराखंड पुलिस के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि राज्य में सोशल मीडिया पर एंटी नेशनल पोस्ट करने वालों की तादाद बढ़ रही है। इसी को देखकर ये फैसले लिए गए हैं। अधिकारी ने कहा कि सोशल मीडिया टीम इस तरह की एंटी नेशनल पोस्ट पर कड़ी नजर रख रही है, क्योंकि ऐसी पोस्ट कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है। उत्तराखंड सरकार का ये फरमान बिहार में एक नया आदेश जारी होने के बाद आया है। दरअसल बिहार की नीतीश सरकार ने आदेश जारी किया है कि राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने में मामला दर्ज हुआ तो ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही कोई सरकारी ठेका ही मिल सकेगा। आदेश के मुताबिक अगर आप किसी तरह के विरोध प्रदर्शन में शामिल होते हैं तो पुलिस की तरफ से मिलने वाले कैरेक्टर सर्टिफिकेट में इस बात का विशेष रूप से विस्तार पूर्वक जिक्र किया जाएगा। आदेश में यह भी है कि अगर कोई दूसरे जिले में विरोध प्रदर्शन में शामिल होता है तो इस हालत में अलग अलग जिलों से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी। अगर किसी ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया हो, सरकार के विरोध में सड़क जाम किया हो या कानून व्यवस्था की स्थिति खराब की हो तो नौकरी नहीं दी जाएगी। विपक्ष ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर नीतीश की तुलना हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाहों से की है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड पुलिस से पूछे जाने पर कि एंटी नेशनल पोस्ट का क्या मतलब होगा, पुलिस ने बताया जो कोई भी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के खिलाफ लिख रहा है वो एंटी नेशनल है, जबकि कानूनी तौर पर अभी तक एंटी नेशनल की कोई परिभाषा नहीं है, बल्कि ये एक मनगढ़ंत टिप्पणी भर है। वैसे कानून में भी देशद्रोह का जिक्र नहीं है। अंग्रेजों ने अपने खिलाफ बोलने वालों को राजद्रोही करार दिया था। आईपीसी की जिस धारा 124A के तहत किसी को राजद्रोही घोषित करने की कवायद चल रही है, उस कानून को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1958 में ही असंवैधानिक घोषित कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा और सैकड़ों फैसले दिए। यहां तक कि खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने को भी उसने राजद्रोह नहीं माना। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जब तक कोई एक्शन नहीं होता तब तक इस कानून के इस्तेमाल का कोई अर्थ नहीं है। ये कानून अंग्रेजों ने भारतीयों की आवाज बंद करने के लिए बनाया था। विडंबना ये है कि एक लोकतांत्रिक देश में इस कानून का इस्तेमाल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।